अब संतुलित बल का प्रभाव क्या है देख लेते हैं। संतुलित बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स। संतुलित जो यानी किसी वस्तु की विराम यानी किसी वस्तु का विराम अथवा समगति की अवस्था में संतुलित बल कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी उसके बल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए एक असंतुलित बल होना एक आवश्यक दशा है। परंतु किसी वस्तु पर लगने वाले दो अथवा अधिक परस्पर संतुलित बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर देती है। ठीक है, यदि दो संतुलित परिणाम बराबर तथा दिशा में विपरीत बल किसी वस्तु पर आरोपित हो तो क्या होता है, पहला जो होता है वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाती है। यहाँ देखते हैं, यहाँ बल या फोर्स फर्स्ट है, यहाँ से बल लगाया गया और यहाँ से बल लगाया गया। ये बैलून है और दोनों संतुलित बल द्वारा आकृति में परिवर्तन देखा गया है। अब क्या किया, दोनों बल एक समान बल लगाया गया है F1 F2। तो जब इधर से बल समान लगाया गया है और इसका से बल लगाया गया है तो क्या हो गया, इसके आकार में, इस बैलून के आकार में क्या हो गया है, चेंजिंग हो गया है, परिवर्तन हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है, वस्तु के आकार, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में भी क्या हो गया है, इसमें परिवर्तन हो गया है। किसी बिंदु के परितः वस्तु का घूर्षण होना। अब जाना, अब इसके भी अगर F1 और F2 ये देखते हैं इस रिंग में, तो यहाँ इसका अगर हम दोनों तरफ से संतुलित बल यानी खींचेंगे तो इसके आकार में भी परिवर्तन, दो संतुलित बलों द्वारा आकार, लंबाई में परिवर्तन क्या होता है, हो गया। ये नियम इनर्शियल क्या है, व्हाट इज इनर्शियल एंड काइंड ऑफ इनर्शियल, इफेक्ट ऑफ इनर्शियल इन आवर लाइफ। किसी वस्तु यानी कोई भी वस्तु पर लगने, यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु पर बल लगाने के प्रभाव के आधार पर एक कहा जाता है बल वह बाह्य कारक है। बल क्या है, वह बाह्य मन बाहर से लगाने वाली कारक है, बस कारक है, वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है। ठीक है, अथवा करने का प्रयत्न करता है, वह होता है, क्या होता है, बल। सम्मान में अवस्था में कहा जाए, सम्मान स्थिति में सम्मानता कहा जाए तो इसी कथन को बल की परिभाषा माना जाता है। कौन सी, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तित करता है उसे हम बल कहते हैं, या उसके समान गति या विराम अवस्था गति में परिवर्तन करने का ही बल कहते हैं। बल की इस अभिधारणा से यह निष्कर्ष मिलता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में विराम अवस्था में स्थिति वस्तु विराम अवस्था में ही रहता है। अगर कोई हम बाहर से बल नहीं लगाए तो वस्तु अपने अस्थायी जगह पर रहेगा। या गति करता है वस्तु, अगर हम बाहर से नहीं लगाएं तो उसके वस्तु यानी उसके गति में परिवर्तन नहीं होगी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, कोई भी वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है। वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, अथवा विराम या एक समान गति की अवस्था को स्वयं परिवर्तन करने की क्षमता का अभाव होता है, उसे हम कहते हैं जड़त्व। फिर सुन लेते हैं, वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। यानी मतलब ये होता है
कि कहीं कोई किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल नहीं लगता है तो उसकी विराम अवस्था बनी रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व। या अगर वह गति अवस्था में है तो वह उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगेगा। अगर वह गति अवस्था में है और अपने गति में ही है, उसे परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं जड़त्व। फिर से देख लेते हैं, वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जो होता है वह होता है दो प्रकार के जड़त्व होता है। इनर्शियल होता है। पहला है, यह होता है विराम का जड़त्व। क्या होता है? विराम का जड़त्व। और दूसरा होता है गति का जड़त्व। विराम के मतलब कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो वह वस्तु अपनी विराम अवस्था में होता है, इसे हम कहते हैं जड़त्व। तो विराम जड़त्व। एकदम गति वस्तु जो है वो अपनी गति कर रहा है और उसे बाहरी बल नहीं लगता है तो उसे कहते हैं गति जड़त्व। जड़त्व संसार की मुख्य बिंदु सुन लेंगे। मुख्य बिंदु कह रहा है कि जड़त्व जो है संसार की सभी वस्तुओं में होता है। जड़त्व जो है वह पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तुओं में होती है। जीव विज्ञान के अध्ययन में बहुत निर्जीव वस्तुओं को ही जड़ माना गया है, सजीव वस्तुओं जैसे मनुष्य एवं अन्य वस्तुओं को नहीं, क्योंकि सजीव वस्तुएं अपनी इच्छा से अपनी गति की अवस्था की परिवर्तन करती रहती है। यह भ्रामक धारणा है, क्योंकि सजीव वस्तुओं को भी विराम अवस्था से गतिशील होने के लिए या गति में परिवर्तन के लिए किसी न किसी बल का उपयोग करना पड़ता है। अपने पूरे शरीर को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पैरों से भूमि पर पीछे की ओर बल लगाते हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में भूमि द्वारा पैरों पर बल लगाया गया बल हमें गतिमान करता है। इसी प्रकार अपने हाथों पैरों को चलने के लिए हमारी मांसपेशियां, हड्डियां पर क्या होती हैं? बल लगती हैं, अस्थियों पर बल लगती है, उसी से उनमें गति उत्पन्न होती है। अर्थात जड़त्व का गुण सभी निर्जीव और सजीव वस्तुओं में होता है। किसी वस्तु के जड़त्व किसी वस्तु की जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान अर्थात वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, से किसी क्या होती है? उसी से की जाती है। यानी किसी वस्तु के जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान अर्थात वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा से की जाती है। किसका? जड़त्व। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उस वस्तु को गतिमान करने में, चाल को बढ़ाने घटाने में अथवा रोकने में उतना ही अधिक बल लगता है। अर्थात वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होता है। जड़त्व का जो व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं, कार या गाड़ी। क्या है? एक कार है, ठीक। कार या गाड़ी में आसानी से बैठे यात्री कार या गाड़ी के एकाएक तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण वो क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण यह है, यात्रियों का जो शरीर होता है, यानी शरीर का यात्री जो होता है उसका जो शरीर होता है, उसका जो निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है? वह जड़त्व होता है। ठीक है। अच्छा, वह सा जो गति है वह क्या होता है? रेलगाड़ी
या कार के साथ वह चलने लगता है, परंतु शरीर का ऊपर जो भाग होता है, कार देखते हैं। अब जो कार में या रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका जो आधा भाग जो है, निचला जो भाग होता है, वह क्या होता है, गाड़ी के साथ चलता रहता है, आधा भाग। और जो ऊपर वाला जो भाग होता है वह क्या होता है, जड़त्व की स्थिति में रहता है, यानी यह जड़त्व की स्थिति में रहता है। ठीक है, जड़त्व की स्थिति में रहता है। अब उसी अवस्था में बना रहता है। तो उसी कारण क्या होता है, जब यात्री के जो शरीर है वह ऊपरी भाग को पीछे की ओर क्या करता है, धकेलता है, जब वह कोई गाड़ी या ट्रेन चलती है तो, या ब्रेक लेते हैं तभी हमारा जो शरीर है वह झुक जाता है। दूसरा देखते हैं, अगर हम हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हथौड़ा हत्थे में कस जाता है। ठीक है, जैसे हथौड़ा जो है वो हत्थे में कस जाता है, वह क्या होता है, जब हम ऊर्ध्वाधर में सीधे ऊपर से हम जब पटकते हैं और उस डंटे में वह हथौड़ा जो है आकर फंस जाता है और बहुत मजबूती से वह फंसता है। इस कारण यह है कि जब हम हथौड़े को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं तो हथौड़ा और हत्थे दोनों गत की अवस्था में होते हैं। और हत्थे का तो हत्था जो होता है, हाथ में जो पकड़ के हम जो पीटते हैं, वह लकड़ी का जो बना होता है, वह हत्था तो पृथ्वी के संपर्क में आते ही क्या होती है, वह विराम अवस्था में आ जाती है। परंतु जो हथौड़ा जो है जड़त्व के कारण गतिशील ही रहता है, फलस्वरूप और नीचे आकर हत्थे में क्या होती है, कस जाती है। जैसे मान लो ये हथौड़ा है और ये आपका क्या है, ये मुठिया है, यह आपका हथौड़ा हो गया और इसमें हो गया आपका घोल और यह हो गया आपका हत्था। अब क्या होता है, जब यह हथौड़ा ऊपर छोड़कर जब ऊपर हम ले जाते हैं और ये पृथ्वी पर लाकर पटकते हैं तो हथौड़ा क्या होता है, ऊपर होता है और ये आकर इसी में क्या होता है, यह आकर इसी में फंस जाता है और बहुत अच्छे से कस जाता है। तो यहाँ क्या हो गया, ये बन गया हथौड़ा और यह हम बहुत हो गया मजबूत। अब इसी से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़कर हत्थे से तोड़ते हैं। अब भी एग्जाम्पल देख लें। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोड़ पर बस में बैठे यात्रियों का सिर मोड़ की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है वो देखें। समान वेग से चलती हुई बस जब एकाएक किसी मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्रियों का सिर क्या होता है, मोड़ की दिशा के विपरीत क्या होती है, मुड़ जाती है। इस कारण यह है कि गति अवस्था में यात्री केवल अपनी चाल को ही नहीं बल्कि दिशा को भी पूर्ववत बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। और भी जानने के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें, और ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। मैं सब सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का प्रत्येक टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स।